हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। सो जैसा आप टाइटल चेक कर पा रहे होंगे, आज हम बेसिकली बात करेंगे मेरिट कम मींस असिस्टेंट के बारे में। ठीक है, ये एक स्कॉलरशिप होती है, आप एक मान सकते हैं, एक फाइनेंशियली हेल्प होती है इंस्टीट्यूट की साइड से। इसके बारे में जानेंगे और एक बड़ा अनाउंसमेंट भी इंस्टीट्यूट ने किया है। सो उस अनाउंसमेंट के बारे में भी जो है हम बात करेंगे, बेसिकली कैसे अप्लाई करना होता है, एग्जैक्टली जो है क्या फाइनेंशियली हेल्प इंस्टीट्यूट देता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सो एंड तक बने रहेगा क्योंकि एक अनाउंसमेंट भी कल ही हुआ है। ठीक है, तो अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे और मे भी जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है कि इसके बारे में जान लेते हैं कि मेरिट कम असिस्टेंट जो स्कॉलरशिप है, ये बेसिकली इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। इसमें जैसे आप एलिजिबल हो पाते हैं, इसके कुछ क्राइटेरिया होता है। ठीक है, और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको जो एजुकेशन फी होती है, आपका रजिस्ट्रेशन फीस और आपका एग्जामिनेशन फीस, वो इंस्टीट्यूट आपको रिफंड कर देता है। ठीक है, रिफंड इन द सेंस आपको पहले जो है रजिस्ट्रेशन जैसा आप करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, तो एक टाइम के बाद जो है जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तो उसके बाद जो सेम फीस, जितनी भी फीस आपने पे की है, वो आपको इंस्टीट्यूट रिफंड करेगा। ये स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट देता है। तो मतलब आपको जो रजिस्ट्रेशन होता है, आप जो सीएस कोर्स करते हैं, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, इंस्टीट्यूट आपको वो रिफंड कर देता है। ठीक है, भले ही जो है आप उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उस क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये नॉर्मली है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं कि एनी कैंडिडेट फुलफिल द कंडीशन प्रोवाइड हेरेन से। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट जो है अगर एलिजिबल हो जाता है, ठीक है, तो बेसिकली जो है वो इस जो स्कॉलरशिप है उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनको बेनिफिट मिलेगा बेसिकली। ठीक है, सो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है कि द कैंडिडेट शुड हैव पास ऑल पेपर ऑफ फाउंडेशन प्रोग्राम एग्जामिनेशन इन वन सेटिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट क्लेमिंग एग्जामिनेशन इन एनी पेपर एंड सिक्योर मैक्सिमम 50। अभी 50% है, आई थिंक जो है ये अपग्रेड हो गया 55%। ये पुराना जो पीडीएफ मुझे कहीं पे मिला था। ठीक है, सो अभी जो है 55 है। ठीक है, दोनों के लिए, आप एग्जीक्यूटिव में हैं या फिर प्रोफेशनल, आप फाउंडेशन पास आउट हैं या फिर एग्जीक्यूटिव पास आउट हैं। ठीक है, फाउंडेशन प्रोग्राम ये एग्जामिनेशन पास आउट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन में तो आपको 12 के बेस पे नहीं लिया जाएगा, फाउंडेशन पास आउट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फाउंडेशन एग्जाम जब देंगे तभी तो आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, सो ये 50 वाला जो है 50% एग्रीगेट जो है ये 55 हो गया है। ठीक है, अपडेट इंस्टीट्यूट ने नहीं किया, ये ओल्ड पीडीएफ है। ठीक है, सो बेसिकली ये बोला गया है कि अगर और हम बात करेंगे अभी दिसंबर 2020 की। ठीक है, तो दिसंबर 2020 को जो एग्जामिनेशन है उसी में बात करेंगे, और ये जो अनाउंसमेंट हम अभी बताएंगे, ये अनाउंसमेंट भी उसी के रिगार्डिंग है, दिसंबर 2020 के लिए। ठीक है, तो आपको जो है बेसिकली अगर आप आपने फाउंडेशन दिया है दिसंबर 2020 में और आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया और वन सिटिंग में क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब आप पहली बार अटेम्प्ट किया आपने पेपर, और आप जो है पहली सिटिंग में, मतलब आपका बैक नहीं लगा, जो बैक कहते हैं, या फिर जो है आप पास नहीं करवाए फाउंडेशन में। ठीक है, और विदाउट क्लेमिंग एनी एग्जाम्शन, आपको कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिला, आप नीट एंड क्लीन जो है आपका जो जो पेपर है वो क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन के लिए जो है कंडीशन क्या है कि आपको जो है पहले तो वन सिटिंग में होना चाहिए। सपोज दैट आपने जून के लिए फिल किया होगा 2020 के लिए, और आप जून वाला क्योंकि दिसंबर में चला गया है। ठीक है, बट ये भी कंसिडर किया जाएगा क्योंकि जून में जो है ऑटोमेटिकली जो है आपका एग्जाम जो है वो शिफ्ट किया गया था दिसंबर में। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है अगर आपने जून में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया होगा और आप दिसंबर में दे पाए हैं, ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। बट बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जैसे क्योंकि ये तो जो है कोविड की वजह से हो गया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अटेंड करते हैं। ठीक है, सिटिंग, जैसे आपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है नॉर्मली केस में विदाउट कोविड, ठीक है, आपने जून 2020 में एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था लेकिन आप बैठे नहीं। ठीक है, तो वो भी एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर नहीं आए, मतलब वहां भी आप नहीं आएंगे। आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया तो आपको बैठना चाहिए, तो आप क्लियर करना चाहिए था, उस केस में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। ठीक है, तो मतलब आपको जो है वन सिटिंग में होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए और कोई भी एग्जाम्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो द कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन एज द स्टूडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय मेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, फॉर्म जो होता है वो इंस्टीट्यूट को जो है हार्डली सॉफ्ट कॉपी में जो है आप नहीं सेंड कर पाएंगे, आपको हार्डली जो है सेंड करना पड़ेगा। कुछ फॉर्म होते हैं, आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं, और जो बेसिकली ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनकी जो इनकम है, अगर इफ एम्प्लॉयड आर हैविंग इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, अगर खुद का कमाते हैं तो 1.5 लाख रुपए पर ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अगर कोई और भी कमाते हैं तो 2.5 लाख पर ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी जो पूरी घर की इनकम जो है 2.5 लाख से ऊपर है, तभी आप इसके लिए, सॉरी 2.5 लाख से नीचे है तभी जो है आप इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं, अपनी फैमिली में आप ही केवल कमाते हैं, तो आपके कमाने मतलब 1.5 लाख रुपए पर ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1.5 लाख पर ईयर। ठीक है, एनुअल जो है से नीचे होगा तो आप एलिजिबल हो पाएंगे, तो उसको आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को। ठीक है, आपकी जो बैलेंस शीट होती है, आपका जो स्टेटमेंट होता है, वो इंस्टीट्यूट को आपको हार्ड कॉपी में सेंड करना होता है। ठीक है, तो ये था एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए। ठीक है, बाकी फाइनेंशियल प्रोफेशनल और फाइनल कोर्स के लिए जो है क्या होगा, इंस्टीट्यूट के साथ जो है रजिस्टर्ड होना ऑब्वियस सी बात है। अगर आप जो है पास आउट हैं, फाइनल कोर्स में है, मतलब आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव क्लियर जो है अभी कल जो है 25 Feb है। ठीक है, सो आपको जो है रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, सो उसके बेसिस पे भी आप चेक कर सकते हैं, आपके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा। ठीक है, सो आपके एग्जीक्यूटिव पास आउट और प्रोफेशनल प्रोग्राम में आपने रजिस्ट्रेशन किया हो, सो हैव पास ऑल द पेपर इंक्लूड अंडर बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एक ग्रुप जो है जून में और दूसरा ग्रुप दिसंबर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार बैठे हैं तो एक बार ही बैठना है इन वन सिटिंग, फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट क्लेमिंग एनी एग्जाम्शन। और ये 50 के जैसा मैंने बताया अपग्रेड हो गया 55। ठीक है, तो यहाँ भी सेम क्राइटेरिया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए, वन सेटिंग में होना चाहिए, दो बार नहीं होना चाहिए कि एक मॉड्यूल और एक मॉड्यूल। ठीक है, कोई भी कंडीशन आपके लिए, आपको ओल्ड सिलेबस में है, न्यू सिलेबस में है, ये कंडीशन एप्लीकेबल होना ही है, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और अगर जो है आपके कैंडिडेट की इनकम इफ एम्प्लॉयड और हैविंग अ इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, अगर जो है केवल एक ही सोर्स है, मतलब अगर आप ही कमा रहे हैं तो 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर बहुत सारे इनकम सोर्स हैं आपके घर में, ठीक है, मतलब मम्मी पापा भी है, भाई भी हैं, सिस्टर भी हैं, तो इन तीनों के मिला करके या फिर जितने भी इनकम सोर्स हैं, आपका अमाउंट कितना पैसा आपके घर में आ रहा है एक साल में, ठीक है, वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। 2.5 लाख से ऊपर होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो उसका आपको रिकॉर्ड देना होता है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, एंड हैव नो अदर सोर्स ऑफ from which your assistant scholarship receives simultaneously which pursuing course on company secretary। तो कंपनी सेक्रेटरी से, मतलब आईसीएसआई से आपको कहीं किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प या स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए। मतलब अगर आप ऑलरेडी एक स्कॉलरशिप ले रहे हैं इंस्टीट्यूट से, तो दूसरी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इंस्टीट्यूट ये कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए तो बेनिफिट पे लेते हैं, इसका जो है क्या स्कॉलरशिप मिलेगा, कैसे कैसे बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले है रिफंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस टू एलिजिबल कैंडिडेट, उनका जो रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है, फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फीस पे करनी होती है, एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फीस पे करनी होती है, तो एग्जैक्टली जो है वो आपको रिफंड किया जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन फीस विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग 25 टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। 25 रुपये बेसिकली जो है काटने के बाद, इफ द कैंडिडेट डिसाइडेड नॉट टू परस्यू द कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट कंसेंट अपॉन द नॉन ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंट। ठीक है, आपको जो है जब आपका एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, आपको केवल 25 रुपये काट कर रजिस्ट्रेशन फीस विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग टुवर्ड्स एडमिशन चार्ज। ठीक है, तो मतलब 25 रुपये काट करके आपको जो होल अमाउंट है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, नो रिफंड रजिस्ट्रेशन फी shall however be made in registered student who has been found eligible and granted for the assistance। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि सपोज दैट आपका फाउंडेशन आपने पास आउट किया, आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में है और आपने इसके लिए अप्लाई किया। ठीक है, और आप जो है आपके लिए ये एलिजिबल भी है और आपको ये मिलने ही वाला है। ठीक है, बट आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मतलब आप आगे नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको ये आप इसके लिए एलिजिबल नहीं पाएंगे। मतलब एलिजिबल जो नॉर्मल क्राइटेरिया है उसके थ्रू तो आप एलिजिबल हो पाएंगे, बट आपको जो है वो रिफंड नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप परस्यू नहीं कर रहे। ठीक है, आप परस्यू नहीं कर रहे हैं आगे प्रोग्राम, तो आपको वो रिफंड नहीं दिया जाएगा, ऐसा इंस्टीट्यूट बोलता है। ठीक है, नंबर ऑफ तो बेसिकली जो है जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है और जो फाउंडेशन पास आउट या फिर एग्जीक्यूटिव पास आउट स्टूडेंट पर कोर्स में जो है केवल 25 स्टूडेंट एक सेशन में, मतलब जैसे जून में रहते हैं तो जून जो सेशन है उसमें से 25 स्टूडेंट को लिया जाता है, और जैसे दिसंबर का
सो 25 स्टूडेंट। तो एक साल में अगर बात करें तो 50 स्टूडेंट, और एक सेशन की बात करें तो जैसा आपका जून के एग्जाम होता है और दिसंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। तो दिसंबर के एग्जाम में से 25 स्टूडेंट को केवल लिया जाता है, जो फर्स्ट 25 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, उनको लिया जाता है। और प्रोफेशनल जो कर रहे हैं या फिर एग्जीक्यूटिव पास आउट हैं उनसे 25-25, मतलब एग्जीक्यूटिव आप इसका अगर एलिजिबल होते हैं तो 25 केवल स्टूडेंट को लिया जाता है, ठीक है। और ये जो अमाउंट है ये आपको कैसे दिया जाता है, सो दो पर स्टूडेंट विल बी 350 पर मंथ, ठीक है। ये आपको पर मंथ दिया जाता है, 350 रुपये आपको पर मंथ दिया जाता है। द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द अवार्ड स्टैंड विल बी exempted फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ऑल फी पेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन पेमेंट रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। और ये बेसिकली जो है कब तक दिया जाता है, आप इसी बात है, जब आपने रजिस्ट्रेशन फीस है तो इतना रजिस्ट्रेशन फीस तो नहीं है, ठीक है। तो द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल assistance shall commence after the candidate is registered as a student from the month following of the month declaration registration examination। 12 महीने तो बेसिकली जो है, अगर आप जो है अपना कोर्स आगे करते हैं फाउंडेशन से एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल, तो 12 महीने तक जो है आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। और आप बेसिकली जो है जैसा भी आपने एग्जीक्यूटिव में आपने फाउंडेशन पास आउट किया है और इसके लिए आप अप्लाई करते हैं और आपको मिल जाता है, ठीक है, ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, तो उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो क्राइटेरिया, मतलब एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए, ठीक है। बाकी प्रोसीजर क्या है कि एप्लीकेशन फॉर द स्टूडेंट शैल बी मेड इन कैंडिडेट फ्रॉम द अपेंडेंट, ठीक है। असिस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए इन सपोर्ट ऑफ हिज एंड हर क्वालिफिकेशन, जो भी की क्वालिफिकेशन है उनको असिस्टेड कॉपीज होनी चाहिए, मतलब हार्ड कॉपी होंगी। इनकम सर्टिफिकेट क्लियरिंग इंडिकेट मंथली एज वेल एज ईयरली इनकम ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया था आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो अगर आप खुद कमाने वाले हैं या फिर कोई सिंगल कमाने वाले हैं तो उसके बेसिस पे, अगर 2-3 कमाने वाले हैं आपके घर में तो उनके जो इनकम जो सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट जिसमें जो है मंथली क्लियर होना चाहिए कितना आता है और ईयरली कितना आपको मिलता है, वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको जो है, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको इंस्टीट्यूट पे सेंड करना होता है। और एक फॉर्म जो होता है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जो है प्रॉपर फिल करना, ठीक है। बाकी जो है ये आई थिंक ये इंस्टीट्यूट के लिए है, मतलब ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी इसमें अगर बात करें द सेक्शन ऑफ अवार्ड असिस्टेंट विल बी मीट प्योरली सब्जेक्ट फॉलोइंग मीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल ग्रांटेड एग्जाम्पशन ऑफ द मेकिंग, ठीक है। तो ये जो इसके लिए जो है अलग से कमेटी बनाई गई है, ठीक है। तो जो फाइनल डिसीजन रहता है उसी कमेटी का रहता है, इंस्टीट्यूट की जो कमेटी है जो इस पे काम करती है उन्हीं कमेटी का जो है लास्ट डिसीजन रहता है, ऐसा इंस्टीट्यूट कहता है। डिसीजन ऑफ द एग्जामिनेशन कमेटी shall be final on the matter relating to the scheme including the meaning of interpretation to be given to regard to any previous blah blah blah, ठीक है। एग्जामिनेशन कमेटी रिजर्व द राइट टू अमेंड द स्कीम फ्रॉम द टाइम टू टाइम और रिपेल इट विदाउट एनी नोटिस पीरियड, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट की जो कमेटी है उसके पास जो है ये राइट है कि वो कभी भी कोई भी रूल चेंज कर सकता है विदाउट एनी नोटिस, ठीक है। बाकी ऐसा होता नहीं है, नोटिस इंस्टीट्यूट जो है देना होता है, नोटिस देते हैं, कोई भी अपडेट आता है रहता है तो, ठीक है। बाकी अनाउंसमेंट ये है कि अभी जो है 2 दिसंबर का एग्जाम हुआ है, 2020 वाला एग्जाम, उसके लिए जो है अगर आपको 25 मई 2021 तक अप्लाई करना है, जो लास्ट डेट है 25 मई 2021 तक आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। ये दोनों का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो बताइएगा कि आपको जो है वीडियो कैसे लगी है और क्या इंस्टीट्यूट की ओर से आपको कोई हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है, फाइनेंशियली हेल्प जो है, ठीक है, कोई फाइनेंशियली हेल्प आपको मिलती है नहीं मिलती, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के जो है नए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो बता दूं कि आपको ऐसे चैनल पर आए जहां पर केवल ICSI से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी, इसके अलावा किसी कोर्स से रिलेटेड जानकारी नहीं मिलेगी। सो CS अगर आप कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं, तो शेयर करिएगा चैनल को, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, एंड कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 24 आवर्स में 1 घंटा जो है चैनल को देता हूँ, जो भी जो क्वेश्चन रहते हैं उनको रेजोल्यूशन जो है ऑन द स्पॉट देने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।